Hello everyone. So we are studying dual nature of radiation. Okay, dual nature of radiation and matter. तो इसमें हमने बेसिकली अभी तक देखा कि क्या हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर हमने बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा। ठीक है, तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर है ना बेसिकली तीन चीजें करी है ना, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर बेसिकली तीन चीजें हमने किया। एक क्या देखा, एक हमने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। ठीक है, एक तो ये देखा हमने। तो क्या दिखा, क्या मिला बच्चे अपने को मिला कि अगर हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी एंड फोटो करेंट के बीच में। तो इधर हमने क्या लिया बेटा, फोटो करेंट और इधर हमने क्या लिया, इंटेंसिटी। तो हमारा ग्राफ कैसा मिला बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। तो बच्चे यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो फोटो करेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, लेकिन ये किसके लिए, एक गिवन मटेरियल के लिए है बेटा। ठीक है, एक गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए और एक गिवन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के लिए आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर है ना, ये दोनों चीज आपको समझना है। ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड एट गिवन फ्रीक्वेंसी है ना, फोटो करंट जो है वो आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी दिख रहा है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया आपको। फिर दूसरी चीज जो हमने देखा वो था, सेकेंड थिंग हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल है ना, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। तो इससे जो हमें ग्राफ मिला बेटा कुछ इस तरीके का मिला कि अगर हमने इस पर क्या लिया बेटा, फोटो करंट लिया इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, पोटेंशियल लिया। तो हमारा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आया। ओके बच्चे, तो ये क्या चीज था, ये हमारा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये क्या था, सैचुरेशन करंट। दिस इज सैचुरेशन करंट। ओके, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर फिर मैंने बोला कि यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो सैचुरेशन करंट है ना बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर है ना, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बट ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ये दूसरी चीज देखा हमने है ना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। दूसरी चीज हमने देखा इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। एंड थर्ड चीज जो हमने देखा वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपने एक और चीज देखा है बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या डिपेंड करता है, Ke max, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हो रहा है तो Ke max पर भी होगा, तो ऑन Ke max। ठीक है बेटा, तो अगर हमने इसको ग्राफ बनाया था तो कुछ इस तरीके से आया था। इस पर हमने अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया ओके, तो और इधर हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी लिया यानी न्यू लिया, तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना बच्चे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ करता था जिसको अपन क्या कर सकते हैं, न्यू नॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन्स हमने निकाला बेटा। ओके, तो इसके बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या कहलाया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। ठीक है, आगे बात समझ में, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो देखो पहला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उससे हम क्या कह सकते हैं
कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है ना, फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो हम बात कर रहे हैं बेटे, हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और यहां से हमें पहले पॉइंट से, पहले एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो नया टॉपिक डालेंगे बेटा, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसका पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है बेटा, कि पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, for a given photosensitive material and given frequency of radiation, photocurrent is directly proportional to intensity of light, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट से हमें क्या समझ में आता है, सेकेंड पार्ट से हमें कंक्लूजन निकलता है कि जो सेचुरेशन करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ साथ क्या जुड़ा रहता है बेटा, केई मैक्स। तो ये जो है ये किस पर डिपेंड करता है, जो आपका इंटेंसिटी है इस पर डिपेंड नहीं करता। कैसे पता सर, आपको कैसे पता कि ये नहीं डिपेंड करता है? तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मान लो एक और मैंने वो बनाया और उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, दैट मीन्स कि इसका सेचुरेशन करंट ज्यादा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 मटेरियल है, ये 2 मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इसका सेचुरेशन करंट अलग अलग है। दैट मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी है ना I1 से बड़ी है, I2 इज ग्रेटर देन I1, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है बेटा कि जो सेचुरेशन करंट है ना, सेचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, या फिर केई मैक्स है, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। ये देखो दोनों का अलग अलग इंटेंसिटी है बट दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उससे मैं बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकता हूं। एक तो कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि जो हमारा सेचुरेशन करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। हायर इज द इंटेंसिटी, हायर विल बी द सेचुरेशन करंट, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और के मैक्स है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या के मैक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो इस सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम तीन कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे ये देखो एक हो गया, और इसके अलावा सेकंड लिखते हैं हम लोग। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा कि सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन फॉर अ, अगेन बात है फॉर अ गिवन मटेरियल एंड गिवन फ्रीक्वेंसी
for a given material and given frequency, saturation current depends upon intensity of light, intensity of radiation. ओके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये सेकंड कंक्लूजन हुआ बेटा। थर्ड कंक्लूजन यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? थर्ड कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और के मैक्स होता है, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड के मैक्स does not depend upon intensity of radiation। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर ये चीजें डिपेंड नहीं करती। ये थर्ड ये हो गया, कंक्लूजन हो गया। फोर्थ कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं वो है कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल या के मैक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फोर्थ लॉ हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड के मैक्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, ये फोर्थ हो गया बेटा। आगे बात समझ में। अब जो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है, बट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे पर रेडिएशन नहीं होगा, है ना। उसके नीचे पर फोटो एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेस नहीं करे, मतलब अपने आप को होने नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो यहां से हमें कंसेप्ट समझ में आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, उससे हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट मिलता है। दैट मीन्स कि कोई भी एरा गैरा रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकता है। उसके लिए एक मिनिमम लेवल है। ठीक है, उस मिनिमम लेवल से फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगा तभी जाकर के क्या होगा बेटा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप डालोगे तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फिफ्थ कंक्लूजन यानी फिफ्थ लॉ हो गया बेटा आपका, कह सकते हो एक प्रकार से कि the minimum frequency of radiation is required for photoelectric effect. Below this frequency photoelectric effect can't अकर। ठीक है बेटा, इसके नीचे नहीं अकर होगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 बातें हो गई, प्लस एक और चीज आपको समझना है कि देखो यहां पर जो इंटरेक्शन होता है ना, ये 1-to-1 इंटरेक्शन है। ठीक है, बाकी से किसी को मतलब नहीं। एक फोटोन आया, इसको हिट किया, तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, एक फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसको अपनी एनर्जी देगा, और अगर है ना इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो बाहर कर देगा। आ रही बात समझ में? उस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर कर देगा। तो बच्चे कुल मिलाकर के 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
उस फोटोन के पास चाहे जितनी एनर्जी हो, उस फोटोन के पास चाहे 4 इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो, फिर भी वो अपनी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। ठीक है, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, चाहे उस फोटोन के पास कितनी भी एनर्जी हो। ऐसा नहीं कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर एनर्जी है तो एक फोटोन ने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि जब फोटोन आता है और टकराता है, ठीक है, तो जिस मोमेंट पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो फोटोन वहां पे टकराया, एट दैट इंस्टेंट, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। मतलब वहां पर किसी प्रकार का टाइम लैग नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का टाइम डिले नहीं है कि अभी आ रहा है, टकरा रहा है, फिर थोड़ा देर आराम करके फिर बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोटोन आया, टकराया और उसको नॉकआउट कर दिया, किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तुरंत होने वाला प्रोसेस है, इसमें कोई टाइम डिले नहीं है। तो ये हो जाता है आपका 6th, ठीक है, इसको आप कह सकते हो 6th क्या बोलते हैं, लॉ। ठीक है, 6th लॉ हो गया आपका। ठीक है, तो 6th लॉ हो गया हमारा कि 6th लॉ, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में कोई भी टाइम डिले नहीं है। देयरफॉर इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आगे बात समझ में है ना, तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो ये कहलाते हैं बेटा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, चलो अब आप याद करो बच्चे कि जो वेव थ्योरी था, है ना, वेव थ्योरी किसने दिया था बेटा, हाइजन ने दिया था, है ना, हाइजन ने दिया था वेव थ्योरी। अब आपने ये भी देखा कि हाइजन की जो वेव थ्योरी थी उसने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसी चीजों को तो एक्सप्लेन कर दिया, है ना, पोलराइजेशन, ऐसी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। याद आया आपको, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए थे। आगे बात समझ में? तो भाई क्यों फेल हो गया उनका वेव थ्योरी, है ना, हाइजीन का जो वेव थ्योरी था वो क्यों फेल हो गया? क्योंकि उन्होंने बस थ्योरी दी थी, है ना, थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं है फिजिक्स में जब तक उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना मिल जाए। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, तो वहां से, है ना, जो बातें उन्होंने कहा था वो बातें यहां पर साबित नहीं हुई, इसलिए उनकी थ्योरी फेल हो गई। तो क्या बातें नहीं साबित हुई, उनका क्या कहना था और यहां से एक्सपेरिमेंटली क्या निकल करके आया, है ना, इस चीज को अगर कंपेयर करें तो देखो क्या निकल करके आता है। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है? चलो देखो इसका रीजन क्या था। तो आपको पता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाए थे। क्यों नहीं समझा पाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? समझो, जो ये थे क्या बोलते हैं हाइजीन, उनका मानना था कि मान लो ये एक मेटल प्लेट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर क्या हो रहा है, रेडिएशंस पड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है। तो उनका क्या कहना था कि वो भले किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो, कितना भी हाई एनर्जी का रेडिएशन हो या लो एनर्जी का रेडिएशन हो, किसी भी एनर्जी का रेडिएशन हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, जब वो इसके ऊपर गिरता है तो वो जो एनर्जी है उन फोटॉन्स के पास, वो एनर्जी इसमें क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है।
ठीक है, कंटिन्यूअसली ये आ रहा है, यहां पर जमा हो रहा है, और जमा होने के बाद जब वो लेवल इन इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से अधिक हो जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने क्या देखा बेटा, एक भी फोटोन अगर है ना, एक सिंगल फोटोन भी आया तो उसी टाइम पर, है ना, अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई टाइम डिले नहीं होता है। आगे बात समझ में अच्छे से समझा? ओके। अब दूसरी बात कि वो मान लो कि, और इनका क्या कहना था, ठीक है, तो एक तो ये इस बात पर फेल हो गए कि जो इनका प्रोसेस था, है ना, इनके जो वेव थ्योरी का वो था, कंसेप्ट था, वो क्या था, कंटिन्यूअस प्रोसेस था, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, निकल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था। जबकि हमने जो एक्सपेरिमेंटली देखा वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो एक बात हो गया, ये फेल हो गया। तो पहली चीज, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी photoelectric effect is a continuous process, but experimentally we found that it is instantaneous process। तो इस पर एक, है ना, क्वेश्चन मार्क लग गया। सेकेंड चीज क्या था, हमारा क्या कहना था भाई कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जो है उससे कम का रेडिएशन, है ना, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि हर एक फ्रीक्वेंसी वाला, कोई भी ऐरा गैरा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकता है। ठीक है, एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तभी जाकर के क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बट इनके हिसाब से क्या, कोई भी रेडिएशन हो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकता है। ठीक है, तो यहां पे फेल हो गया बेटा, यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, तो चलो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी any radiation having any frequency can cause photoelectric effect, but experimentally we found that below threshold frequency photoelectric effect cannot be observed। ठीक है, ओके, तो यहां पर फिर से फेल हो गया। और तीसरा, ठीक है, हमने क्या देखा, प्रैक्टिकली ये देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये क्या है, इसमें कोई टाइम डिले नहीं है ना बेटे, क्या है, कोई टाइम डिले नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया, ये वाला तो कवर हो गया। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखा बेटा कि जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है या काइनेटिक एनर्जी जो होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, देखा आपने। ठीक है, बट इनका जो थ्योरी था ना, वेव थ्योरी, है ना, हाइजीन वाला, उसमें ऐसा नहीं था। उनका कहना था कि जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका के मैक्स ज्यादा होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां भी वो गलत साबित हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन,
intensity of radiation. But experimentally we found that these quantities are independent from work, independent from intensity of radiation. ठीक है, तो ये सारे कारणों से, इन सभी कारणों से आपका जो क्लासिकल वेव थ्योरी था है ना, वो फेल हो गया. ठीक है बेटा, तो दिस वाज द रीजन ऑफ और दिस वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अच्छे से समझे बच्चे लोग? ओके, अब देखो, तो ये रही कहानी आपकी इसके फेल होने का रीजन. चलो आगे बढ़े. तो भाई ये तो वेव थ्योरी फेल हो गई है ना, तो फिर क्या हुआ आपको पता ही है. आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे है ना, आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी. ठीक है, आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. अब उसको समझते हैं, आइंस्टाइन्स वेव थ्योरी क्या थी. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक इक्वेशन दिया. ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. चलो इसकी बात करते हैं. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन का मानना था कि मान लो ये अगर कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये अगर कोई मेटल है, इस पर अगर एक रेडिएशन पड़ता है, इंसिडेंट रेडिएशन, और इसके पास फोटोन की एनर्जी क्या है, h न्यू है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है. तो और इसका वर्क फंक्शन मान लो, इसका वर्क फंक्शन सपोज क्या है, h न्यू नॉट है ना, वर्क फंक्शन क्या है, h न्यू नॉट. और एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी क्या है, इसको फाई बोल सकता हूं, ये फाई नॉट और ये फाई. ठीक है, तो ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है और ये क्या बोलते हैं, इसका वर्क फंक्शन है. ठीक है बेटा, आगे बात समझ में. तो उनका क्या मानना था कि जितना उस रेडिएशन की एनर्जी होती है, ध्यान से समझना, जितना उस रेडिएशन की एनर्जी होती है, बोला कि उसके दो पार्ट होते हैं, मतलब उसके दो पार्ट होकर के दो अलग चीजों में खर्च होते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. कौन कौन से दो चीजों में खर्च होते हैं बेटा, उसका एक हिस्सा जो है उसके वर्क फंक्शन को पूरा करने में चला जाता है, उसका जो एक हिस्सा है उसके वर्क फंक्शन को पूरा करने में चला जाता है, और जो दूसरा हिस्सा बचता है वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको क्या कर देता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे सकता है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो जो भी एनर्जी इस पर इंसिडेंट हुआ, जिसको हमने क्या बोला बेटा, फाई, उसके दो काम हो गए. एक तो उसके वर्क फंक्शन में चला गया, और जो बचा वो किस में चला गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी देने में चला गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चला गया. तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, इसको कहते हैं फाई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स. तो अच्छे से समझ में आ गया बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है. जो भी आपके पास आपके रेडिएशन के पास एनर्जी है, उसका एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आया और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को चलाने के काम आएगा, मतलब उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा. ठीक है, आगे बात समझ में. इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहो तो, जैसे कि आपके पास जितनी एनर्जी, मान लो आपको एक बाइक खरीदने जाना है. ठीक है, आपको एक बाइक खरीदने जाना है. ठीक है, तो मान लो उस बाइक की कीमत 50,000 है. ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस क्या है उसका, दो तरह के प्राइस होते हैं ना बाइक वगैरह के, एक्स शोरूम प्राइस और एक होता है ऑन रोड प्राइस. ठीक है, तो एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है, उस पर आप बस
खरीद सकते हो। उसके बाद फिर कुछ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तब जाकर कि आप उसको रोड पर चला सकते हो। ठीक है, तो उसका अगर एक्सक्लूसिव प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस अगर मान लो 50,000 है, तो मिनिमम आपके पास 50,000 तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई काट ही नहीं सकता बेटा। आगे बात समझ में। तो आपको 50,000 से प्लस है, अगर आपके पास मान लो आप 70,000 लेकर के गए, ठीक है, तो आपने 50,000 क्या किया, उसके खरीदने में खर्च कर दिया। उतना आप दोगे तो वो जो शोरूम का मालिक है बोलेगा ठीक है, अब आप जो है आप हमारे जो शोरूम है उससे गाड़ी बाहर कर सकते हो। मतलब वो 50,000 उसका क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, उतना एनर्जी दिया पैसे के रूप में, तो आपने उस इलेक्ट्रॉन के रूप में जो आपकी बाइक है उसको आप बाहर ले आए। ठीक है, अब जो आपके पास एक्स्ट्रा 20,000 बचा, ठीक है, उस 20,000 से क्या कर सकते हो, आप उसमें पेट्रोल डला सकते हो और उस पेट्रोल से आप उस बाइक को भगा सकते हो। ठीक है, उस पेट्रोल उससे आप क्या कर सकते हो, उसको भगा सकते हो। आगे मेरी बात समझ में क्लियर। तो अब जो जितनी आपके पास मनी थी उसका आपने दो पार्ट किया, एक पार्ट क्या किया, उसको निकालने में किया, और दूसरा पार्ट जो बचा उसको भगाने में किया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम के मैक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें के मैक्स क्या होता है बेटा, वो इतना मैक्सिमम हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास, वहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनमें से किसी एक के पास इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब वहां से जो बाइक निकली, अगर आपके पास 70,000 है, तो आप उसमें मैक्सिमम कितने का पेट्रोल डला सकते हो, 20,000 का पेट्रोल डला सकते हो। कोई जरूरी है कि आप 20,000 का ही डलाओ, आपके और भी तो कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपने नई बाइक ली है तो हो सकता है कि आपको थोड़े स्वीट्स खरीदने पड़े, हो सकता है आपको थोड़े से गैजेट्स उसमें लगाने पड़े, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं उन सब चीजों में थोड़ा बहुत खर्च करूंगा, मतलब मेरा वेस्टेज होगा, तो उसको चलाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, है ना, उसके मोशन के लिए जो एनर्जी बचेगी, है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये के मैक्स मैक्सिमम उतना हो सकता है, लेकिन उससे नीचे भी हो सकता है, जीरो तक भी हो सकता है। ठीक है, तो के मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचती है वो जीरो से लेकर के के मैक्स तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन of suitable frequency is used in two parts. One as work function, and remaining part is their के मैक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज करके आप इसको लिख सकते हो, फाई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। तो ये एक इक्वेशन हो गया बेटा। इसको हम कई रूपों में बदल सकते हैं, जैसे फाई क्या है बेटा, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू लिख सकते हो। फाई नॉट को क्या लिख सकते हो बेटा, एच न्यू नॉट लिख सकते हो, प्लस के मैक्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप इसको और रूप दे सकते हो, एच न्यू प्लस इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स को और क्या लिख सकते हो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में बताया था मैंने कि के मैक्स क्या होता है, ई टाइम्स वी नॉट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हो, तो एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाएगा बेटा, थर्ड है ना, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और कुछ कर सकते हैं, यस और कर सकते हैं, इसका एक और रूप ले सकते हैं, 4 नंबर, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी के मैक्स को और क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं। तो ऐसे कई सारे रूप हो सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन के, है ना। आगे बात समझ में बेटे, ऐसे कई सारे रूप हो सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन के। ओके, तो ये रहा बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसके सारे हमने रूप देखे। ओके बच्चे, ठीक है। अब यहां से भी आप क्या कर सकते हो बेटे, कई सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर। चलो देखते हैं।
तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, ग्राफिकल स्टडी ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि आप देख रहे हो, सिंस h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस क्या है, के मैक्स। ठीक है, एक इक्वेशन था, तो यहां से देयरफॉर के मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं के मैक्स लिख सकता हूं h न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना बच्चे। के मैक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छे से समझा आपने, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर, ये तो कांस्टेंट टर्म है बेटा, वर्क फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक गिवन मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, इसको बदला जा सकता है, एच बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो की मैक्स और अगर न्यू के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ बिटवीन की मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो कैसा ग्राफ दिख रहा है बच्चे, तो ग्राफ दिखेगा, है ना, के मैक्स और इसके बीच में कैसा रिलेशन है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, बट इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट इधर हमने क्या लिया है, के मैक्स लिया है, के मैक्स, और इधर हमने क्या लिया है बेटा, न्यू। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बेटा कि जब के मैक्स 0 रहेगा, है ना, जब के मैक्स 0 रहेगा उस समय न्यू किसके बराबर हो जाए, हाँ, के मैक्स 0 रहेगा तो उस समय न्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आगे बात समझ में, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और जब न्यू आपका 0 हो जाएगा, है ना, देखो जब न्यू 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एच न्यू नॉट। तो देखो यहां से इस बात का प्रूफ मिलता है, कि जो इस फ्रीक्वेंसी से नीचे, है ना, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे का जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं एमिट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। और आपको बार बार बताया गया है कि कभी भी किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कतई नहीं हो सकता। अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर देखो न्यू नॉट से नीचे पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ये इस चीज का प्रूफ है कि आपको यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो उतने तक ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ हो गया बेटा। सिमिलरली एक प्रकार का आपने ग्राफ पढ़ लिया। अगर आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाने बोला जाए तो आप इस तरीके से बना लोगे, है ना बेटे। ओके, अच्छा एक और चीज बताओ कि इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा। तो आप अगर गौर से देखो तो ये किस रूप में है बेटा, y = mx + c के फॉर्मेट में है। तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया बेटा, है ना। और ये जो है ये आपका वेरिएबल है और ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पर m क्या है, h हो जाएगा। तो आप समझ लेना बेटा कि अगर आपको इस तरीके का कोई ग्राफ दिया हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर इस तरीके का ग्राफ है, बोले कि बताओ इसका स्लोप मुझे क्या देगा, तो आप बता दोगे बेटा कि इसका स्लोप से हमें क्या मिलेगा, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप आपको क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा। ठीक है, उसका स्लोप आपको क्या दे देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट दे देगा। अच्छे से समझा बच्चे, अच्छे से समझा। ठीक है, तो ये हो गया, यहां से इसका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सेकेंड थिंग देखो बेटा, इसको मैं के मैक्स को और क्या लिख सकता हूं, स्टॉपिंग उसके रूप में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में EV0 लिख सकता हूं ना बच्चे। तो देयरफॉर EV0
ई वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, देयरफॉर वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ठीक है, तो देखो ये अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन हो गया। तो अगेन हम अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, वेरिएबल इसमें एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ओनली। तो आपको देखो ग्राफ अगेन क्या बनेगा बेटा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया है ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगेन आपका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके का जाएगा है ना, इस तरीके का ग्राफ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला जो है पार्ट वो क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा है ना, दिस इज न्यू नॉट, और स्लोप आप ये आपका इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, और देखो यहाँ पर स्लोप कितना है बेटा, h बाई ई। तो इस कंडीशन में जो m होगा वो होगा h अपॉन ई। तो अगेन यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका स्लोप क्या देगा हमें, तो बता दोगे बेटा कि इसका स्लोप हमें h बाई ई देगा, है ना बेटे, इसका जो स्लोप है आपको वो क्या देगा, h बाई ई देगा। तो यहाँ से आपको ये चीजें मिल गई आपको। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप और किसी के बीच में वेरिएशन आप ढूंढ सकते हो, बस हो गया, पर्याप्त है ना। तो यहाँ से आपको ये चीजें मिल जाती है। ओके, चलो भाई, और कुछ पढ़ने को बचा तो बेटे इसके ऊपर बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उन एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हो, आसानी से आपको उसके कुछ एग्जाम आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं है ना, और आराम से बनने वाले होते हैं। इस चैप्टर की खासियत ये है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सी दिस, देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते। ठीक है, इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन एक तो बहुत आते हैं। ओके, ठीक है भाई, कहाँ गया हाँ चलो मिल गया, क्या ले लें एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिया 11.5 क्या कह रहा है बेटा इसमें कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, तो क्या हो गया बेटा, वी नॉट और न्यू के बीच का जो ग्राफ है। तो अभी आपने देखा इनके बीच में ग्राफ कैसा बनता है, इसको क्या कहते हैं, माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, ये क्या है, न्यू नॉट है। तो बोला कि इसमें और इसमें जो स्लोप बनता है वो क्या होता है बेटा, एच बाई ई है ना, स्लोप जो बनता है वो एच बाई ई होता है। तो इसमें बोला कि जो ग्राफ है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। तो इसका आपको m गिवन है कितना, 4.12 इंटू क्या हो गया भाई, 10⁻⁻15 है ना बच्चे। तो देखो आपको m गिवन है, तो बोलते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, किसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, h की वैल्यू। तो बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है, तो h बाई ई बराबर क्या हो गया, देखो 4.12 इंटू 10⁻⁻15, तो देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ई, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इसके ग्राफ्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपसे उम्मीद है कि इनके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है वो आप सॉल्व करोगे, और कुछ दिक्कत होता है तो मुझे बताओगे। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।